हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 11 का पाठ 3 सत्यजीत राय द्वारा लिखा हुआ पाठ अप्पू के 2.5 साल। पहले पाठ पढ़ने से पहले हम सत्यजीत राय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था 1921 में और इनकी ये बहुत बड़े लेखक थे। इनकी बहुत सी कहानियों और किताबों पर पिक्चरें बनी है, फिल्में बनी, जिसमें अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पाथिर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति आदि रचनाएं थीं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो थीं वो कौन सी थीं? प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इनको फ्रांस का लेजन डी ऑनर मिला था और इनके पूरी जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित इनको फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। मतलब फिल्म जगत में सत्यजीत राय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हैं और उनको कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो इनको ना मिला हो। और इनकी मृत्यु 1992 में हुई। यहाँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका सार पढ़ते हैं। कहानी लंबी है, आप पूरा पाठ लाइन बाय लाइन आप अपना पाठ पढ़ेंगे और यहाँ हम उसका सारांश पढ़ते हैं। अप्पू के 2.5 साल मुख्य रूप से सत्यजीत राय द्वारा लिखी एक संस्मरण है। आपको ये याद रखना है, ये क्या है? संस्मरण। मतलब स्मृतियों के सहारे याद करके अगर कुछ लिखा जाए तो उसको संस्मरण कहा जाता है। जिसमें उन्होंने अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म पाथिर पंचाली को बनाते वक्त आई आर्थिक समस्याएं और अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया है। ये जो पाठ है इसमें जब वो पाथिर पंचाली पिक्चर बना रहे थे तो इसमें उनके बहुत सारे घटनाएं घटी और कुछ इनके साथ परेशानियां आई, उसका इन्होंने जिक्र लिखा है। आपको ये पाठ पढ़ के पता चलेगा कि एक फिल्म बनाना कितना बड़ा काम है, कितनी सारी मुसीबतें उसके बीच में आती हैं। पाथिर पंचाली, इन्होंने उन समस्याओं के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया है। इस फिल्म का निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। अब ये पिक्चर एक बहुत बड़ी घटना है फिल्म इतिहास में। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गिते ने किया था। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसका ये बांग्ला में लिखा हुआ था, इसका हिंदी में रूपांतरण जो है वो विलास गिते ने बांग्ला से इसको हिंदी में किया। अभी ये जो कहानी है ये बताती, हमको क्या लगता है फिल्मी दुनिया बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया है, बड़ी अच्छी दुनिया है, इतना ज़्यादा ग्लैमर किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। लेकिन ये ग्लैमर जो है, इसके पीछे की छिपी हुई सच्चाई, कैसे एक फिल्म बनती है। आपको लगता है हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, हम भी ऐसे ही जाकर नाचें, लेकिन उस नृत्य के, उस गाने के पीछे क्या क्या घटता है उसका एक छोटी सी झलक आपको इसमें मिलेगी। ये बात अलग है कि ये पिक्चर फिल्म जो थी वो काफ़ी पहले बनी हुई है, तो तब और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क हो गया, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सी परेशानियों का सामना फिल्म बनाते समय निर्देशक करता है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। जब कोई फिल्मकार एक फिल्म बनाता है तो उसकी पहली फिल्म जो है उसके लिए बहुत एक कंफ्यूजिंग सा होता है, पता नहीं कैसे बनेगी कैसी, अच्छी बनेगी, खराब बनेगी, कब बनेगी, एक अनबूझ पहेली होती है, बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। जब निर्देशक पिक्चर बनाना शुरू करता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसकी फिल्म पूरी भी होगी कि नहीं, और ऐसी बहुत सी पिक्चरें जो बनना शुरू तो हुई लेकिन फिर बीच में ही ठप हो गई। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार का जन्म लेता है। जब पिक्चर पूरी होती है तो एक फिल्मकार का नया जन्म होता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। और एक फिल्म जब फिल्मकार बनाता है तो उसके बीच की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो जैसे बचपन हमें याद रह जाता है, ऐसे उनको अपना ये याद रह जाता है और उसकी घटनाएं, उनकी ताज़ा घटना उनके दिमाग में बिल्कुल ताज़ी घटनाओं के रूप में हमेशा बनी रहती है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। बांग्ला भाषा में बनी पाथिर पंचाली फीचर फिल्म सन 1955 में प्रदर्शित, तो 1955 में ये फिल्म जो है वो आई है। इस फिल्म में सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। ये इंटरनेशनल लेवल पर ये पिक्चर प्रसिद्ध हुई और सत्यजीत राय जो है वो फेमस हुए। संस्मरण की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि पाथिर पंचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। अब ये जो पिक्चर थी इसकी शूटिंग कितने साल चली? 2.5 साल, 2.5 years। मगर इन 2.5 सालों में हर रोज शूटिंग नहीं होती थी, क्योंकि लेखक उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए वो कंपनी के काम से फुर्सत मिलने के बाद और पैसों का इंतजाम होने के बाद ही शूटिंग करते थे। अब
आजकल की तरह इतने बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स तो थे नहीं, तो जब इनके पास नौकरी से छुट्टी मिलती थी और कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता था तो ये अपनी पिक्चर शूटिंग करते थे। तो 2.5 साल चली ज़रूर, लेकिन रोज़ शूटिंग होती हो ऐसा नहीं था। लेखक कहते हैं कि शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकारों को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम होता है। अब पिक्चर की लिख रही, स्क्रिप्ट हो गई, डायलॉग बन गए, सब हो गया, लेकिन अब उसमें कौन एक्टर बने तो उनको ढूंढना एक बहुत बड़ा काम होता है। और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। बाकी सब हो गया, लेकिन 6 साल का एक लड़के की भूमिका थी, उसका नाम था अप्पू, वो इनको नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अखबार में किया विज्ञापन निकाला और रसबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया, जहां अप्पू की भूमिका निभाने के लिए बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता था। अब इन्होंने इस बिल्डिंग में एक कमरा लिया और वहां पर बच्चों का इंटरव्यू होता था। लोग बच्चे आते होंगे कि हाँ, मैं ये अप्पू की भूमिका करना चाहता हूँ। बहुत बच्चे इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन लेखक को कोई पसंद नहीं आया, जिस कारण वो काफी परेशान हो गए थे। आखिरकार एक दिन लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर पड़ी और फिर वही लड़का यानी सुबीर बनर्जी पाथेर पंचाली में अप्पू बना। अभी इनकी वाइफ जो थी, उनकी पड़ोस में कोई बच्चा रहता था, उसके ऊपर नजर पड़ी और इन्होंने अपने पति को कहा, देखो ये लड़का सुटेबल है, और उस बच्चे को इन्होंने अपने पिक्चर में पाथेर पंचाली में अप्पू की भूमिका दे दी। उसका नाम क्या था? सुबीर बनर्जी। क्योंकि फिल्म की शूटिंग रोज रोज नहीं होती थी, इसलिए फिल्म बनाने में अधिक समय लगने लगा। अब अगर शूटिंग कंटिन्यूअस हो रही हो तो जल्दी बन जाए, लेकिन अब रोज तो शूटिंग होती नहीं थी, तो इनको काफी समय लग गया था, जिस वजह से लेखक को यह डर सताने लगा कि अगर अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे समय के साथ साथ ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में इसका असर दिखेगा। अब 2.5 साल में पिक्चर बनी, 2.5 साल में अगर एक छोटा बच्चा होगा तो 2.5 साल में तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इतनी लंबी फिल्म चलेगी तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन लेखक की खुशकिस्मती से वो ज्यादा बड़े नहीं हुए। अभी बच्चों की ग्रोथ अपनी अपनी होती है, वो बच्चे ज्यादा डील डॉल में बड़े नहीं हुए होंगे, तो ये इनकी किस्मत थी। और इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी ने भी पूरी फिल्म में काम किया। अब एक कोई 80 साल की महिला थी जिसको इन्होंने चुन्नी बाई की भूमिका में रखा था, वो भी 2.5 साल तक चल गई। मतलब 80 साल की उम्र वाले आदमी का तो पता नहीं होता कि वो 8 दिन भी जिएगा कि नहीं जिएगा, 8 दिन बाद ही ना कहीं उसकी मौत हो जाए। तो वो चुन्नी देवी जो थी बनी थी, वो भी 80 साल की थी और वो 2.5 साल तक जिंदा रही और इनकी फिल्म पूरी हो गई। तो ये किस्मत की बात थी। फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक अप्पू व दुर्गा को लेकर कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर पालसेट नाम के गांव में पहुंचे। अब ये उनको लेके अप्पू दुर्गा जो 2 बच्चे थे उनको लेकर के कलकत्ता में पहुंचे। पालसेट नाम था, करीब 70 मील दूर था, जहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। काश फूल एक फूल होते हैं, उनका नाम काश फूल था, पीले पीले रंग के। तो वो वहां पर एक भरा हुआ मैदान था जहां पर काश फूल बिखरे हुए थे, वहां इनको शूटिंग करनी थी। और उसी मैदान में अप्पू व दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। वहां पर उनको ट्रेन देखने को मिलती है पहली बार। इस सीन की शूटिंग होनी थी, क्योंकि सीन बड़ा था इसलिए एक दिन में इसकी पूरी शूटिंग नहीं हो पाई और कलाकार, निर्देशक, छायाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे। इसलिए बाकी के सीन के बाद भी शूट करने का निर्णय लिया गया। अभी जब फिल्म की शूटिंग हुई तो जब ये गए तो वहाँ फूल थे, ट्रेन को आना था, बच्चों को ट्रेन देखना था, पूरा सीन हो नहीं पाया। उसके बाद जब ये गए तो वो वहाँ पे वो फूल का सीजन नहीं था, तो उस समय वो फूल नहीं थे। फूल थे तो ट्रेन नहीं आई, ट्रेन आई तो बारिश हो गई, ट्रेन नहीं आई, बच्चे इंतजार करते रहे, समय निकल गया। ऐसी बहुत सी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन 7 दिन बाद जब लेखक दोबारा वहां शूटिंग करने पहुंचे तो सारे काशफूल जानवर खा चुके थे। अब जानवरों ने फूल खा लिया, वहां मैदान में फूल नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाकी के आधे सीन की शूटिंग अगली शरद ऋतु में जब वहां दोबारा काशफूल गिरे तब की। अब तब इतना टेक्नोलॉजी तो थी नहीं थी कि आर्टिफिशियल कुछ करवा देते, तो अगले सीजन में जब वो फूलों का समय हुआ तब आधा सीन बाद में फिल्माया गया। इस सीन की शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सफेद काशफूल की पृष्ठभूमि पर काला धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी वाला सीन अच्छा दिखे, इसलिए टीम के एक सदस्य ने अनिल बाबू रेलगाड़ी चलाते समय इंजन ड्राइवर के केबिन में सवार हो जाते थे और शूटिंग के जगह पर पहुंचते ही वो बॉयलर में कोयला डालना शुरू कर देते ताकि रेलगाड़ी से काला धुआं चल निकले। अब जब ट्रेन आती थी तो उसमें जो थे वो इनके अनिल बाबू एक थे, वो चढ़ जाते थे इंजन में ड्राइवर के साथ, और जब वो मैदान आता तो उसमें कोयला डाल देते थे तो धुआं निकलता था। तो काले इंजन में से वो धुआं जो निकलता था वो और वो काश फूल वाला मैदान, उसका जो कॉम्बिनेशन था कलर्स का, वो बहुत अच्छा आता था। तो इनको इतना मुश्किल से वो एक सीन पूरा हुआ,
मतलब सोचो साल भर में एक सीन वो कर पाए। इस फिल्म को बनाते वक्त लेखक को कई आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। अब आर्थिक परेशानियां भी थी, पैसे की भी दिक्कत थी, जिन्हें वो कुछ उदाहरण के जरिए हमें बताते हैं। कि सबसे पहले लेखक बताते हैं कि फिल्म में भूलो नाम के कुत्ते पर एक सीन फिल्माना था। अब एक कुत्ता था भूलो, उसके ऊपर एक सीन था, जिसके लिए उन्हें कुत्ता तो गांव में मिल गया, मगर आधा सीन शूट करने के बाद रात होने लगी और लेखक के पास पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद जब पैसे इकट्ठे करके लेखक दोबारा बोडाल गांव पहुंचे तो पता चला कुत्ता मर गया। फिर एक भूलो जैसा ही दिखने वाला कुत्ता ढूंढकर बाकी की शूटिंग पूरी करी गई। मतलब कुत्ता लिया, शूटिंग करी, पैसे खत्म हो गए, दोबारा जब पहुंचे तो कुत्ता मर गया था। तो ऐसा नहीं है कि एक फिल्म की शूटिंग करना इतना आसान होता हो। लेखक कहते हैं कि यदि ठीक यही समस्या एक कलाकार के संदर्भ में भी पैदा हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाला कलाकार भी आधा सीन फिल्माने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अभी पिक्चर में कोई एक मिठाई वाला था श्रीनिवास, उसने भी आधे सीन तो कर लिए लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई। यहाँ भी उन्हें पैसे ना होने की वजह से काम को कुछ दिन के लिए रोकना पड़ा। बाद में उससे मिलते जुलते कद काठी वाले व्यक्ति को लेकर के इन्होंने शूटिंग पूरी की। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी शूटिंग करने में थोड़ी परेशानी हुई। एक सीन में कुत्ते को दुर्गा और अप्पू के पीछे दौड़ना था और भूलो कुत्ते को उनके पालतू कुत्ते जैसे उनके पीछे दौड़ना था। तो अभी कुत्ते को उनके पीछे पालतू कुत्ते की तरह दौड़ना था। कुत्ता नहीं दौड़ रहा होगा तो परेशानी, कुत्ता मर गया तो परेशानी, वैसा ही कुत्ता कहाँ से लाए वो एक प्रॉब्लम। श्रीनिवास मर गया तो उससे मिलते जुलते कदकाठी वाला मतलब फिजिक वैसा होगा, ऐसा एक आदमी ढूंढ के लाए। फिर उसको उल्टा करके उसको बैक से उसकी शूटिंग करी जो कि सामने से बिल्कुल वैसा नहीं होगा शक्ल में। तो बहुत सारी कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर रहा था। अभी कुत्ते को क्या था, बच्चों के पीछे दौड़ना था, ऐसे जैसे पालतू कुत्ते क्या होते हैं, अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ते, लेकिन वो कुत्ता नहीं दौड़ रहा था क्योंकि वो पालतू तो था नहीं। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाई गई और उसे कुत्ते को दिखा करके दौड़ाने की योजना बनाई गई। अब कुत्ता पीछे नहीं दौड़ रहा था तो कैसे दौड़ाया जाए, तो उसके हाथ में मिठाई दी गई कि कुत्ता उसके लालच में उसके पीछे दौड़ेगा, ताकि मिठाई को देखकर कुत्ता दुर्गा के पीछे पीछे दौड़े। योजना सफल हुई और लेखक को मन मुताबिक सीन मिल गया और शूटिंग पूरी हुई। पैसे की कमी के कारण एक और सीन फिल्माने में लेखक को बहुत दिक्कत हुई। बारिश के दृश्य को फिल्माना था लेकिन पैसे की कमी के कारण पूरे बरसात में वो शूटिंग नहीं कर पाए। अब पैसे कम थे, पैसे थे नहीं, बारिश का मौसम आ गया था तो इनको बारिश की सीन लेना था, लेकिन अब बारिश का मौसम निकला जा रहा था और पैसे थे नहीं तो ये शूटिंग नहीं कर पाए। अक्टूबर में पैसों का इंतजाम हुआ, जब इनके पास पैसे हुए तब तक बारिश का मौसम खत्म हो गया। लेकिन वो शरद ऋतु में वर्षा के इंतजार में अपने टीम के साथ हर रोज गाँव जाकर बारिश का इंतजार करते थे। शरद ऋतु जो जाड़े की शुरुआत होती है उस समय भी कभी कभी बारिश हो जाती है, तो वो रोज अपनी टीम के साथ वहां जाकर के बैठते थे लोकेशन पर और इंतजार करते थे आज बारिश हो जाए तो आज मैं शूट कर लूँ, आज बारिश हो जाए तो आज मैं शूट कर लूं। तो कितना कठिन है। आज का समय होता तो आर्टिफिशियल बारिश करा देते, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। एक दिन आकाश में बादल छाए और धुआंधार बारिश होने लगी। दुर्गा और अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन बहुत अच्छे से किया, लेकिन ठंड लगने के कारण दोनों कांपने लगे। तब उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। वो बच्चे जो थे वो ठंड लगने के कारण जाड़े का दिन बारिश में भीग के शूटिंग तो कर ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो कांपने लगे, बीमार होने लगे। तो उनको दूध में ब्रांडी, एक जौ की शराब जैसी चीज होती है, अल्कोहल, वो माल डाल के पिलाई गई। पहले ब्रांडी को दवा के रूप में दिया जाता था, उससे थोड़ी गर्मी आती थी शरीर में, तो वो बच्चों को पिलाई गई कि वो बीमार ना पड़े। क्योंकि अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस का झुरमुट आदि उन्हें वहां आसानी से मिल गए थे, इसलिए वो बोडाल गांव चले गए। गोपाल गांव की जगह फिर वो बोडाल, उन्होंने गांव बदल लिया क्योंकि वहां पर उनको ये सब कुछ आसानी से मिल गया। लेखक को बोडाल गांव में एक 60-65 साल के विचित्र व्यक्ति सुबोध दा भी मिले। अब जब वो वहां पहुंचे बोडाल गांव तो वहां एक उनको 60-70 उम्र के एक सुबोध दा मिले। बड़े अजीब से इंसान थे वो, जो अपनी झोपड़ी के दरवाजे में अकेले बैठकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते थे। तो वो कुछ अजीब से थे, पागल से, और वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पे बैठे रहते तो कुछ बड़बड़ करते रहते थे, बोलते रहते थे। वो मानसिक रूप से बीमार थे और लेखक की टीम को देखते ही उन्हें मारने को कहते। अब जब उनकी टीम आती तो वो उसको मारने दौड़ते। लेकिन बाद में लेखक का सुबोध दा से अच्छा परिचय हो गया, लेकिन लेखक उनसे अच्छे से मिलने लगे, बातचीत होने लगी। वो उन्हें वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे और सुबोध दा जो थे वो वायलिन पे कुछ गीत सुनाया करते थे। ऐसे ही शूटिंग के दौरान उनका पाला एक पागल धोबी से पड़ गया। अब और एक घटना बताई कि एक पागल धोबी था, उससे पाला पड़ गया, जो किसी भी समय राजकीय मुद्दों पर भाषण देने लगता था। वो धोबी जो था पॉलिटिक्स पर बहुत इंटरेस्टेड रहता है, पॉलिटिक्स पर भाषण देने लग जाता था जब कहो तब।
जिससे शूटिंग के दौरान उसका साउंड का काम प्रभावित होता है। वो जोर जोर से बोलने लगता था। तो पहले के समय तो ऐसा नहीं था कि हमने डबिंग कर ली फिर एडिटिंग करते समय वॉइस जो है वो म्यूट कर दी, ऐसा तो था नहीं। जो एक्चुअल होता था वही रिकॉर्ड हो जाता था। तो उनका जो आवाज़ थी उसके बीच बीच में वो बोलने लगता था तो इनकी साउंड खराब हो जाती थी। पाथेर पंचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर भी लगभग खंडहर जैसा हो गया था। अब जो पिक्चर के लिए एक घर इन्होंने शूटिंग के लिए ले लिया था वो बिल्कुल खंडहर हो चुका था, टूटा फूटा था। उसे ठीक करवाने में महीना लग गया। इस घर के कुछ कमरों में सामान रखा रहता था। घर के एक कमरे में भूपेन बाबू रिकॉर्डिंग मशीन लेकर शूटिंग के दौरान साउंड रिकॉर्ड करते थे। अभी कुछ सामान रहता था उस घर में और एक कमरे में भूपेन दा जो थे वो बैठ करके रिकॉर्डिंग करते थे। कमरे में बंद करके रिकॉर्डिंग करते थे जिससे इधर उधर की आवाज़ जो है वो उसमें ना रिकॉर्ड हो जाए। एक दिन जब लेखक ने शॉट लेने के बाद उनसे साउंड के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब एक दिन शॉट तो हो गया लेकिन साउंड की जब बात पूछी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो साउंड नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे। जब लेखक ने अंदर जाकर देखा तो कमरे की खिड़की पर एक बड़ा सा सांप नीचे उतर रहा था। तो जो भूपेन दा थे वो उनकी बोलती बंद हो गई थी। वो बिल्कुल बोल नहीं पाए और डर के मारे वो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए, जिसे देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई थी। वो उस सांप को मारना चाहते थे लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अब वहाँ सांप बिच्छू से भी बचना पड़ा। फिर इन्होंने सोचा चलो मार देते हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग लोकल लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं मारना नहीं, क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प बंगाल में जो कुल देवता होते हैं उनको कहा जाता है। तो वो सर्प वहाँ रहता तो उनको वो कुल देवता मानते थे कि ये तो इस घर में रहने वाला है, इसको मारोगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो उन्होंने उसको मारने से भी मना कर दिया। तो अब सांप को मार भी नहीं सकते थे और सांप के रहते वो शूटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब जाकर के ये पाथेर पंचाली पिक्चर का फिल्म का निर्माण हो पाया। तो बच्चों, बारिश, धूप, आदमियों का मिलना, लंबे समय तक चलना, पैसों की तंगी, किसी की मृत्यु हो जाना, कुत्ता मर गया वो नहीं मिल पाया, बच्चे जो है उनका उम्र में बड़ा हो जाना 2-2.5 साल में, कितनी सारी परेशानियों के बाद भी ये पिक्चर वो बना पाए और ये पिक्चर ने इनको इंटरनेशनली फेम दिलाई और प्रसिद्धि दिलाई। तो ये थी अप्पू के 2.5 साल। वो 2.5 साल में वो अप्पू कितना बड़ा हो गया था वो बच्चा। पहले तो उसकी ढूंढ करी, फिर पड़ोस में बच्चा मिल गया, उसको अप्पू बना दिया और इस तरह से उनकी फिल्म जो है वो पूरी हुई। तो आपको ये पाठ क्यों पढ़ाया गया, ये बताने के लिए कि हम जो फिल्मों की चकाचौंध से आकर्षित होते हैं, ऐसी चकाचौंध नहीं है। रियलिटी ये है कि बहुत कष्ट है और ये सब कुछ जो पर्दे पे दिखता है इतना सुंदर, ये इतना सुंदर एक्चुअल नहीं है। उसके पीछे की दुनिया बहुत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, जहाँ बहुत संघर्ष है, तब जाकर के एक फिल्म बनती है। क्या क्या परेशानियां आती थी पहले वो आपको पता है, आज भी आती हैं, लेकिन आज दूसरी तरह की परेशानियां आती। हाँ ठीक है, आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमको बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी बच्चों फिल्म बनने में बहुत मेहनत लगती है। तो ये था छोटा सा पार्ट। समरी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी समझ में आ गई। इसमें जो पात्रों के नाम दिए गए हैं उनको याद रखना है बच्चों, क्योंकि वो नाम लेकर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और वो घटनाएं आपको, मुख्य मुख्य घटनाएं जो मैंने समरी में पढ़ाई हैं, ये भी आपको याद रखनी है। अगर आप केवल ये समरी पढ़ लेंगे और इतने नाम याद रख लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।